0, क्योंकि इसको लेंथ को बदलने वाला तो कोई है ही नहीं है अब। तो मुझे एक बात बताओ, अगर हम आपसे पूछे कि यहाँ सियरिंग स्ट्रेस क्या होगा, शियर स्ट्रेस क्या होगा, टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या होगा, तो क्या बताओगे? एफ बाई एरिया। अगर ये वाला एरिया ए है तो अब देखो इसके शेप में डिस्टॉर्शन आया है, दिख रहा है आपको? हाँ जी बताओ। फिर इसके ऊपर हम आएंगे, ठीक है ना, और और इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। चलो ठीक, चलिए फिर ही देख लेते हैं, रुको। तो दो तरह का हो गया, एक लॉन्गिट्यूडनल, एक हो गया टेंजेंशियल और सीयर, ठीक है। उसके बाद एक आता है बल्क स्ट्रेस। अब बल्क स्ट्रेस क्या है? ये देखो, एक बात ध्यान रखो कि बल्क स्ट्रेस की कहानी जो है वो ज्यादातर एप्लीकेबल होता है इन केस ऑफ लिक्विड्स। जैसे याद करो, एक दिन हम बता रहे थे कि एक बॉडी को अगर आप पानी में रखोगे तो पानी की वजह से जो प्रेशर आता है वो सरफेस के एकदम ठीक परपेंडिकुलर लगता है। तो ये जो आपको एरो सब दिख रहा है ना, ये बेसिकली पानी के द्वारा लगने वाला फोर्स है, ठीक है। और पानी के द्वारा लगने वाला फोर्स है, तो मुझे एक बात बताओ, अगर बल्क स्ट्रेस हम डिफाइन करेंगे, जैसे यहाँ पे देखो कह रहा है कि व्हेन फोर्स इज एक्टिंग ऑल अलोंग द सरफेस नॉर्मल टू द एरिया, देन फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड बल्क स्ट्रेस। और ध्यान से देखो, आप कह रहे हो फोर्स बाय एरिया ऑन द सरफेस ऑफ द सॉलिड ड्यू टू लिक्विड। तो लिक्विड के केस में एफ बाई ये क्या होता है? प्रेशर। इसीलिए क्या कह रहा है देख लो, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया जो आएगा उसी को हम लोग कहते हैं बल्क स्ट्रेस। एंड बल्क स्ट्रेस इज नथिंग बट द प्रेशर। अब मुझे एक बात बताओ, प्रेशर जब बॉडी पे लग रहा होगा तो उसकी टेंडेंसी क्या है, क्या चाहता है वो? क्या बदले, उसका लेंथ बदले या वॉल्यूम? हाँ, तो उसकी टेंडेंसी होगी वो चाहता है उसको दबा के स्क्वीज कर देना चाहता है, छोटा कर देना चाहता है, तो वॉल्यूम में बदलाव आएगा। देखो वही लिख रहा है, द इफेक्ट ऑफ प्रेशर इज टू प्रोड्यूस वॉल्यूम चेंज। हाँ, हो सकता है कि बॉडी पहले स्फेरिकल था तो बाद में भी स्फेरिकल रहे, शेप में बदलाव आ भी सकता है और नहीं भी, कि नॉर्मली बदलाव नहीं आता है। ध्यान रखिए कि बल्क स्ट्रेस जो होगा एक तो लिक्विड में डिफाइंड होगा, और बल्क स्ट्रेस की वैल्यू होती है फोर्स बाय एरिया ऑन सॉलिड ड्यू टू लिक्विड। और लिक्विड के लिए एफ बाई इज कॉल्ड प्रेशर, यानी कि बल्क स्ट्रेस इज नथिंग बट द प्रेशर। क्या तीनों स्ट्रेस क्लियर हो गए अब? एक लॉन्गिट्यूडनल, एक शियर, तीसरा बल्क। बोलो क्लियर है क्या तीनों? तो जैसे तीन तरह के स्ट्रेस हैं तो वैसे तीन तरह का स्ट्रेन भी होता है। एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, एक होता है शियर स्ट्रेन, और एक होता है बल्क स्ट्रेन। और तीनों समझ लेते हैं उनको भी। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिए, इसको ट्राई कर लो, चलो जल्दी से बता दो। फाइंड आउट longitudinal stress and tangential stress on a fixed block.
जल्दी जल्दी बता दो। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में कौन आएगा? ईयर में कौन आएगा? टेंजेंशियल में कौन आएगा? 5 और 25√3। चलो देखते हैं बेटा, बाकी भी ट्राई कर लें। जल्दी जल्दी बता दो फटाफट। 5 × 10⁻⁴। लेंथ तो सब मीटर में है रे शुभम। सेंटीमीटर में तो नहीं है, क्यों बदल दिक्कत कर रहा है फिर? कुशल कह रहा है 500 और 100√3। देखो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जो अपना होगा, उसमें हमको ये वाला कंपोनेंट चाहिए होगा। तो समझ में आ रहा है कि 100 का इधर वाला जो कंपोनेंट है वो 50 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय एरिया में आ जाएगा 5 और 2 10, यानी 5 N/m²। अब आते हैं टेंजेंशियल पे। टेंजेंशियल वाला वो कंपोनेंट होगा जो हमको ये वाला जो इसको डिस्टॉर्ट करना चाह रहा होगा, तो वो आ जाएगा 50√3 डिवाइड बाई 10। खेल खत्म। 25√3 कहाँ से ला रहा है? अरे ठीक है ना, ये देख लो 25 दिख रहा है, डिवाइड कर दिया है सर। नहीं क्यों आएगा? अरे अपने को तो ये वाला एरिया लेना है। तो ये वाला 5 है और ये वाला 2 है, तो 10 हुआ एरिया। देखो सुनो, एक अच्छा बात बताना चाह रहे थे। 1 मिनट रुको। हाँ जरा इस क्वेश्चन पे आओ तो। कल लास्ट क्लास में हमने ये तो करा दिया था, आप इसको एक बार फिर से करो। चलो ये पूरा करके दिखाओ। लास्ट में हमने एक पार्ट किया था, एक पार्ट हम छोड़ दिए थे। अभी दोनों पार्ट जरा करो, और मुझे, चलो पहले इन दोनों पार्ट को करो, फिर हम एक क्वेश्चन इसमें और जोड़ देंगे। फाइंड करो। हियरिंग का मतलब वही है कि वो बॉडी को डिस्टॉर्ट करना चाहता है, वो बॉडी के शेप को बिगाड़ना चाहता है। मतलब जो जैसा है वो उसको रहने देना नहीं चाहता है। बात समझा क्या? अरे डिस्टॉर्ट करने का मतलब नहीं समझा। शेप को बिगाड़ना कहते हैं, उसको कहते हैं डिस्टॉर्शन। अब डिस्टॉर्शन में अभी एक डायग्राम देख के समझाए थे ना, क्या बताए थे डिस्टॉर्शन में? ये वाला देख, ये देख, ये तो है डिस्टॉर्शन। क्या है? जो क्यूब पहले ऐसा था अब थोड़ा सा टिल्ट हो गया है, तो हम लोग कहते हैं बॉडी को डिस्टॉर्ट कर देना।
अरे वही तो बोले, डिस्टॉर्शन का मतलब है उसके शेप को बिगाड़ देना। जैसे मान लो ये एक रॉड है, इसको पकड़ के ऐंठ दिया, शेप बिगड़ा या नहीं बिगड़ा? वो डिस्टॉर्शन कहलाता है। और समझा क्या? फिर तू क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछ लेता है ना, ये तो समझ गया, बस सियरिंग या डिस्टॉर्शन क्या होता है वही तो समझा रहा हूँ। इसको देखो, कह रहा है दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एफ एंड माइनस एफ आर ऐसे रॉड पे लग रहा है, तो कह रहा है बताओ ए बी सेक्शन पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होगा, सियरिंग स्ट्रेस क्या होगा। ये फाइंड करना है ना, ये और ये है क्वेश्चन। जल्दी फाइंड करो। मैं एक क्वेश्चन हम और जोड़ देंगे, पहले इसको कर लो। हाँ वही, सियरिंग बोलो, टेंजेंशियल बोलो, सियर बोलो, सब एक है। कहाँ से मुस्कान, एरिया किसका दिया हुआ है वो तो देख, और एरिया लेना किसका है वो तो देख। समझाए भी थे उस दिन। और साफ दिख रहा है कि दोनों का एरिया सेम कैसे हो सकता है, हो ही नहीं सकता। हाँ गड़बड़ की है, ध्यान से देख। नहीं शुभम गड़बड़ कर रहा है, देख ध्यान से। एरिया गलत ले रहा है, एरिया कहाँ से ले रहा है तू, तो एरिया उल्टा, ऐसा तो आना ही नहीं चाहिए, एफ इंटू ए वाला फॉर्म तो आ ही नहीं सकता है। एरिया तो नीचे आएगा, ऊपर कैसे आ गया तेरा? जल्दी बताइए। हाँ देखते हैं, रुक जा। देखो, अगर सही मायने में रॉड को हम लोग देखें तो रॉड कुछ ऐसा दिखता है, कटा हुआ वाला। और इधर वाला फोर्स अगर एफ है, तो एक बात तो समझ में आ रहा है कि यहाँ वाला फोर्स भी तो एफ ही होगा। हाँ एक बात समझ में आ रहा है कि अगर हम कंपोनेंट ले लें, दिख रहा है कि ये वाला एंगल अपना थीटा है, ये एंगल भी थीटा होगा। एफ का इधर वाला कंपोनेंट आ गया एफ कॉस थीटा, और इधर वाला आ गया एफ साइन थीटा। समझ में आ रहा है कि एफ साइन थीटा चूंकि एरिया के एकदम परपेंडिकुलर है, तो ये लॉन्गिट्यूडनल वाले में काम आएगा और ये सियर वाले में काम आएगा। अब झंझट है कि इसका एरिया कैसे आएगा। तो साफ दिख रहा है कि इसका एरिया अगर ए है, तो समझ में आ रहा है कि इसका एरिया तो ए से भी ज्यादा होगा। यानी कि
साफ दिखाई पड़ रहा है कि एरिया अगर इसका इधर है मान लो, और इसका एरिया इधर है, सॉरी इसका एरिया इधर नहीं होगा ना, इसका एरिया इधर आएगा और इसका एरिया इधर। तो अगर हम कंपोनेंट ले तो ये एंगल अगर थीटा है तो समझ में आ रहा है कि ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, तो ये कॉस वाला होगा और ये साइन वाला होगा। यानी ए डैश का जो साइन थीटा वाला कंपोनेंट होगा वो ए के बराबर होगा। यानी ए डैश कैन बी रिटन एज ए बाई साइन थीटा। अब कुछ नहीं है, लिख लो। तो लॉन्गिट जो सियरिंग वाला आएगा, सियरिंग स्ट्रेस जो आएगा वो आएगा एफ कॉस थीटा डिवाइडेड बाई ए बाई साइन थीटा। यानी इसको हम लिख पाएंगे एफ साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई ए। और जो लॉन्गिट्यूडनल वाला है दैट कैन बी रिटन एज, क्या लिख दिया, हाँ ठीक, एफ साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए डैश, मतलब ए बाई साइन थीटा। तो ये आ जाएगा एफ साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई ए। अरे बोलो। अब हम कह रहे थे ना कि सर सही तो था वो, सर सही था, पहले तो कुछ और लिखी थी शायद। अब सुन, अब इसमें एक क्वेश्चन और जोड़ सकते हैं। एडिट, चल ठीक है, थोड़ा चश्मा नहीं पहना ना, थोड़ा देखने में दिक्कत होता है। सुन, तो पहले मुझे एक बात बता, कभी कभी आ जाएगा बताओ कि कितना इस थीटा की वैल्यू को कितना एडजस्ट कर दें कि सियरिंग स्ट्रेस की वैल्यू मैक्सिमम हो जाए, बोल जरा। किस थीटा पे इसको काटा जाए कि सियरिंग स्ट्रेस की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, और कितनी होगी ये भी बताओ। हाँ 45 हो जाएगा, दिख रहा है देख लो। कुछ नहीं, टू से मल्टीप्लाई, टू से डिवाइड, ये हो गया एफ साइन टू थीटा बाई टू ए, और ये मैक्सिमम कर दो तो आंसर आ गया एफ बाई टू ए। और ऐसा तब होगा जब एंगल 45 होगी। एक अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखें। फिर चलो, ये रह गया था तो उसको करवा दिए हैं। अब आओ थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब जैसे इसको देखो, एक और एग्जांपल ले लिए हैं। कह रहा है कि फाइंड आउट बल्क स्ट्रेस ऑन ए स्फेरिकल ऑब्जेक्ट ऑफ रेडियस 10 बाई पाई सेंटीमीटर। गैस है और गैस के ऊपर एक पिस्टन लगा हुआ है। पिस्टन का मास जो है दिया हुआ है 50 kg का, और पिस्टन का एरिया अपने को दिया हुआ है। तो अपने को बल्क स्ट्रेस निकालना है, ठीक है ना। तो मुझे एक बात बताओ, हमने आज ही सीखा है बल्क स्ट्रेस का मतलब क्या निकालने का है। प्रेशर। मतलब अगर हम प्रेशर निकाल पाए तो हमारा काम बन जाएगा। वैसे एक बात ध्यान रखना, बल्क स्ट्रेस जब भी निकालते हैं तो ये प्रेशर हम लोग कहते जरूर है, लेकिन हम लोग इसको लेते हैं एक्सेस प्रेशर। और जब हम कहते हैं एक्सेस प्रेशर, इसका मतलब होता है प्रेशर अदर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको गेज प्रेशर भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, अपने को बल्क स्ट्रेस चाहिए, मतलब अपने को यहाँ पे प्रेशर निकालना पड़ेगा। तो मुझे एक बात बताओ, क्या हम प्रेशर निकाल सकते हैं क्या?
कितना आएगा प्रेशर देखो तो जरा। 1 atm। फाइंड करो एक बार सभी। फाइंड आउट बल्क। एक मिनट, बल्क क्या बताया था? प्रेशर ही बताया था ना? तो चलो एक काम करो, रुको रुको रुको, एक मिनट रुक जाओ। चलो फिलहाल इसको रहने दो, इसको पूरा प्रेशर ही लिखो। इसको पूरा प्रेशर लिखो। पी टोटल अभी रहने दो, चलो बाद में हम बताते हैं। इसको पी टोटल लिखो। तो पी टोटल कैसे लिखोगे? यहां का प्रेशर एटमॉस्फेरिक, जैसे पिस्टन के एफबीडी बना लो। ध्यान से देखना। इधर से एक फोर्स आएगा पी नॉट इंटू ए, इधर से एक आएगा पी गैस इंटू ए, और साथ में एक mg भी आएगा। नहीं ऐसे नहीं शुभम, देखो। और चूंकि मूवमेंट बहुत स्लो होता है, इक्विलिब्रियम में है, आप ऐसा मान के लिखोगे तो देखोगे आएगा पी गैस इंटू ए इज इक्वल टू पी नॉट इंटू ए प्लस एम जी। तो पी गैस की वैल्यू आ जाएगी पी नॉट प्लस एम जी बाई ए। अब वैल्यूज लाके पुट कर देते हैं, तो पी नॉट जो अपना है वो तो होता ही है 1 atm, यानी कि 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। साथ में है एम जी इतना, और डिवाइड बाई 50 इंटू 10⁻⁻⁴ कितना आ गया देख तो जरा ये। यानी 2 atm हो गया सीधा। हाँ 2 atm आएगा। हाँ 2 atm आएगा, ये पूरा ही लेना है। मेरे दिमाग में कुछ और आ गया था, अब इसको छोड़ दो, हम बताएंगे बाद में कैसे इसका यूज करेंगे। फिलहाल ध्यान रखो ये 2 atm आ जाएगा, ठीक है। अब सुनो। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि जैसा 3 तरह का स्ट्रेस होता है, ठीक वैसे ही 3 तरह का स्ट्रेन भी होता है। तो पहला देख लो यहाँ पे, स्ट्रेन को डिफाइन कैसे करते हैं? द रेशियो ऑफ द चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, जैसे शेप में बदलाव, लेंथ में बदलाव, वॉल्यूम में बदलाव, टू द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेन। स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन, एक्चुअल में ये थोड़ा सा गड़बड़ है, ये एक्चुअल में होना चाहिए था चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, गलत टाइप कर दिया है। चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। क्योंकि
चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन अगर लेते हैं तो बताओ स्ट्रेन का यूनिट क्या आएगा? हाँ, तो ध्यान रखें कि इसका कोई यूनिट वगैरह नहीं होता है। जैसा कि याद करो हम बताए थे कि तीन तरह का स्ट्रेस होता है, तो ठीक वैसे ही तीन तरह का स्ट्रेन होता है। एक है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, जो कि आप पढ़ चुके हो पहले भी। इस तरह का स्ट्रेन जो है वो लेंथ को बदलने के काम में आएगा, देख लो दिख रहा है। और याद करो हम लोग पढ़े थे कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज डिफाइंड एज चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। बोल। देख सकते हो वही लिखा भी हुआ है जो पहले हम लोग कर चुके हैं। इसको इसके ऊपर तो हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन भी कर चुके हैं। ठीक वैसे ही अगला आता है वॉल्यूम स्ट्रेन। ठीक है। इस तरह का स्ट्रेन तब प्रोड्यूस होगा जब डिफॉर्मिंग फोर्सेस की वजह से वॉल्यूम में बदलाव आएगा। ठीक है। वॉल्यूम स्ट्रेन इज डिफाइंड एज चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, इसलिए यहाँ लिख भी दिए हैं, देख लो। वॉल्यूम स्ट्रेन इज डेल्टा वी बाई वी। डेल्टा वी का मतलब है चेंज इन वॉल्यूम बाई ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है। तीसरा, शियर स्ट्रेन। मैंने पहले ही बताया आपको कि शियर स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट तब आता है जब बॉडी को डिस्टॉर्ट करना हो। ध्यान से देखो, अगर शियरिंग स्ट्रेस की वजह से इसका शेप डिस्टॉर्ट हो गया और ये वाला जो फेस था वो कुछ फाई अमाउंट से आगे झुक गया। इसका डायग्राम देखो, मैंने यहाँ भी बना रखा है। पहले साइड ऐसा था, अब ऐसा हो गया है। तो अगर ये वाला चीज एक्स अमाउंट से आगे बढ़ा है और ये वाला एंगल अगर फाई है, देन तो आता है आपका शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन इज डिफाइंड एज दिस एंगल फाई और टेन फाई। और साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि अगर आप टेन फाई निकालो, ये एंगल काफी छोटा होता है। ऐसा नहीं कि बहुत बड़े एंगल से बॉडी का शेप डिस्टॉर्ट होता है। दिस इज कैन बी रिटन एज फाई। फाई कैन बी रिटन एज एक्स बाई एल। ठीक है। तो दिस फाई इज कॉल्ड शियर स्ट्रेन एंड इज इक्वल टू एक्स बाई एल। एक्स क्या है? टेप जितने एंगल से आगे बढ़ा है डिवाइड बाई लेंथ। तो दिखाई पड़ रहा है क्या? देख। तो जैसा कि आप देखे अभी, क्या क्या देखे? तीन तरह का स्ट्रेस हुआ और तीन तरह का स्ट्रेन हुआ। और हम जानते हैं कि स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। देखो, देखो ये हुक्स लॉ है, इसको भी देख लो। हुक्स लॉ कहता है कि अगर आप बॉडी के इलास्टिक लिमिट में रहोगे, देन स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। देन स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। लेकिन हाँ, ध्यान रहे ये तब होगा जब आप इलास्टिक लिमिट में रहोगे। तो स्ट्रेस को आप लिखोगे यंग सम कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन, एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड इज नोन एज स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का यूनिट समझ में आ रहा है कि जो यूनिट स्ट्रेस का होगा, स्ट्रेन का तो अपना कोई यूनिट है नहीं। और स्ट्रेस का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर आप उसको पास्कल भी कह सकते हो। तो जैसा कि हम लोग तीन तरह का इलाज पढ़ चुके हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वॉल्यूम और शियर। हाँ, सब वही है। देखना, सब वही है, देखना अभी वही बारी बारी से आएगा।